हेलो एवरीवन, मैं कल्पना अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है इसको देखेंगे। तो देखिए क्लास 10th का भूगोल, जैसा आपका 10th का भूगोल चल रहा है, आप लोगों को पता है इसके हम 4 चैप्टर कवर कर चुके हैं। आज हमें इसका 5th नंबर चैप्टर देखना है। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हर चैप्टर हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ था और 2 पार्ट में हम लोग इसको कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो एक जो आपका 5 नंबर चैप्टर है इसका फर्स्ट पार्ट हम लोग कर चुके हैं, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन का एक पार्ट हम लोग कर चुके हैं। तो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसको जाकर प्ले लिस्ट में देख लीजिए। आज हमें इसका सेकंड पार्ट देखना है। तो चलिए देखते हैं कहाँ तक हमारा चैप्टर हो चुका था और कहाँ से हमें इसको स्टार्ट करना है। और मैथ साइंस भी आपका इसी प्रकार चल रहा है। तो अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा है तो उसको जाके देख लीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब के साथ साथ बगल में लगे बेल आइकन को प्रेस करके आप लोग प्रेस कर लीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले। चलिए देखते हैं खनिजों का संरक्षण, क्योंकि इससे पहले जो हमारा चैप्टर पूरा फर्स्ट पार्ट में कवर हो चुका है तो उसको जाके आप लोग देख सकते हैं। आज हमें देखना है खनिजों का संरक्षण, यानी खनिजों का संरक्षण हम लोग किस प्रकार से कर सकते हैं। क्योंकि ऐसे तो कोई चीज़ है नहीं, मतलब कुछ चीज़ें आपकी ऐसी हैं कि अगर उनका हम संरक्षण नहीं करते हैं तो वो क्या होती हैं, एक न एक दिन खत्म हो जाती है, खत्म होती है, या मतलब उधर से चीज़ खराब हो जाती है। जैसे जल है, आपका जल आपका खत्म नहीं होता लेकिन कुछ विशेष स्थान से उधर से चला जाता है, तो मतलब उस स्थान पे आपकी क्या होती है, उस एरिया में जल की कमी होने लगती है। ठीक है, तो हर चीज़ का संरक्षण करना जरूरी है। तो इसी प्रकार से हम लोग खनिजों का संरक्षण करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हम सभी को उद्योग और कृषि की खनिज निक्षेपों और उनसे विनिर्मित पदार्थों पर भारी निर्भरता सुप्रेक्षित है। देखिए क्या कहने की कोशिश कर रहा है, हम सभी को, किनको, हम पूरी दुनिया को, हम सभी को उद्योग और कृषि की खनिज निक्षेपता, यानी अगर हम उद्योग की बात करें तो उद्योग में हमें या कृषि में देखिए क्या लगता है, खनिज वगैरह लगते हैं। ठीक है, तो उसका जो है आपका निक्षेपों और उनसे विनिर्माण पदार्थ, यानी इन उद्योग और कृषि से जो पदार्थ बन के निकलते हैं, विनिर्माण पदार्थ पर भारी निर्भरता, यानी बहुत ज़्यादा निर्भर है हम उन चीज़ों पे। क्योंकि देखिए कृषि के बिना हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं। कृषि के बिना तो हमें खाना भी नहीं मिलेगा, है कि नहीं, बताइए आप लोग, खाना भी नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, और चीज़ें भी आपकी, कुछ कृषि की ऐसी भी चीज़ें हैं जिसको हम खाते नहीं है लेकिन वो उद्योग में काम आती हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें हमने देखी थी, जैसे आपका ये आपका क्या हुआ, आपका पटसन वगैरह हुआ। ठीक है, आपकी चाय पत्ती वगैरह खाते हैं हम लोग, लेकिन पहले वो उद्योग में जाती है फिर उसके बाद हम तक पहुंचती है। ठीक है, चीनी हो गई आपकी। ठीक है, और देखिए जैसे आपका सूती कपड़ा आता है तो वो आपका कपास से आता है, तो वो पहले उद्योग में जाएगा, फिर हम उसको पहनते हैं, ना कि उसको खाते हैं। ठीक है, तो हर खाने वाली चीज़ कृषि की नहीं होगी। ठीक है, या फिर हर कृषि की चीज़ खाने वाली नहीं होगी। चलिए आगे देखते हैं। खनन योग्य निक्षेप की कुल राशि असार्थक अंश है। क्या है, असार्थक अंश है। तो देखिए इसमें क्या बताने की कोशिश करा है कि खनन योग्य निक्षेप की कुल राशि। ठीक है, यानी अब भैया पता नहीं कि जो खनन है आपका उसमें कितना पैसा आपका लग जाए, अर्थात भू प्रॉपर्टी का 1% है। कितना है, भू प्रॉपर्टी का 1% ही आपको खनन मिलता, सॉरी आपके पास क्या मिलता है कि जो ये है आपका क्या है कि खनिज आपको कितने मिलते हैं, भू प्रॉपर्टी पर 1% ही, मतलब भू प्रॉपर्टी के हिस्से पे 1% ही मिलेंगे। जिन खनिज संसाधनों के निर्माण व संधारण में लाखों वर्ष लगते हैं। और ये जो खनिज हैं आपके, ऐसा नहीं है कि उनको एक दिन में आपने उसका खनन किया और दूसरे दिन फिर से निर्मित हो गए, तो ऐसा नहीं होता है, उसमें लाखों वर्षों का समय लग जाता है। जैसे आप पेट्रोल की बात कर लें, ठीक है, आप प्राकृतिक गैस की बात कर लें, आप कोयले की बात कर लें, तो लाखों वर्षों का समय लग जाता है। ठीक है, हम उनका शीघ्रता से उपभोग कर रहे हैं, यानी उनकी देखिए बनने का क्या है कि उनका निर्माण करने में लाखों वर्षों लगते हैं, लेकिन जो हम उसको शीघ्रता से उसका उपभोग, यानी जैसे उसको हम उपयोग कर रहे हैं वो हम उसको बहुत ही तेजी से कर रहे हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए। मतलब इससे ऐसा लगता है कि भविष्य में हमारी आने वाली पीढ़ी को ये चीजें देखने को ही नहीं मिलेंगी, मात्र नाम में वो लोग पढ़ेंगे, किताब में पढ़ लेंगे। ठीक है, खनिज निर्माण की भूगर्भिक प्रक्रिया इतनी धीमी, यानी भूमि में जो प्रक्रियाएं होती हैं वो इतनी धीमी है कि उनके वर्तमान उपभोग की दर की तुलना में उनके पुनर्भरण की दर अपरिमित रूप से थोड़ी है, यानी इतनी धीमी है कि जिस प्रकार से हम उसको खर्च कर रहे हैं खनिज को, अगर वो खनिज उस प्रकार से खर्च होता रहा तो एक समय आएगा कि एकदम से खनिज आपका समाप्त हो जाएगा। इसलिए खनिज संसाधन सीमित तथा अनवीनकरणीय योग्य, यानी क्या है कि सीमित है। एक तो पहली बात तो सीमित है, यानी एक लिमिटेशन है इनकी, और अनवीनकरणीय यानी एक बार खत्म हो गए तो बनेंगे नहीं। ठीक है, आगे देखिए समृद्ध, जैसे देखिए कोयला है, कोयला ठीक है, कोयला को अगर आप जला देते तो क्या होता है, ये हल्का होकर राख में परिवर्तित हो जाता है, तो अब राख से कोयला फिर से तो बनेगा नहीं बनता ना, तो कोयला एक बार जला तो जल गया। ठीक है, अब चलिए इसको रेड कर लेते हैं, इसको इधर पे देखिए, आगे देखते हैं। समृद्ध खनिज निक्षेप हमारे देश की अत्यधिक मूल्यवान वो संपत्ति है, यानी हमारे देश में जो खनिज पाया जाता है वो एक मूल्यवान संपत्ति के रूप में है।
लेकिन ये अल्पजीवी यानी कम है, जितना खर्च हम इसको करते हैं उतना है नहीं। अयस्कों के सतत उत्खनन से लगातार अयस्कों के सतत उत्खनन से लागत बढ़ती है। क्या होता है कि इसका अगर अयस्कों का हम क्या करते हैं, सतत उसका उत्खनन करते हैं, यानी लगातार उसका हम उत्खनन यानी उसका खुदाई करते हैं, तो उससे क्या करती है, लागत बढ़ती है। लागत तो बढ़ेगी क्योंकि खुदाई करेंगे, श्रम लगेगा, पैसा लगेगा, पूंजी लगेगी, मतलब बहुत सारी चीजें, मशीन वगैरह, तो क्या होता है, लागत तो बढ़ेगी। क्योंकि खनिजों के उत्खनन की गहराई बढ़ने के साथ साथ उनकी गुणवत्ता घटती जाती है। अब एक चीज और इधर पर निकल के आती है कि हम क्या है कि अयस्कों का हम खनन करते हैं तो उसका खनन तो हम लगातार करते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि खनिजों की उत्खनन यानी अगर गहराई बढ़ती जा रही है तो उसकी गुणवत्ता यानी उसकी गुणवत्ता जो है वो घटेगी। ठीक है, उसकी जो क्वालिटी है वो घट रही है। अब क्वालिटी घटेगी तो क्या है, और जितनी ज्यादा गहरी खुदाई होगी उतना ही पैसा लगेगा, ठीक है, उतनी ही लागत लगेगी, लेकिन उसकी गुणवत्ता कम होगी। तो इससे क्या है, डिफरेंस चीजें हो रही हैं, गुणवत्ता कम होने की वजह से उसकी कीमत कम जाएगी, ठीक है, और गहरी खुदाई करने की वजह से पैसा ज्यादा लगेगा, उधर पर लागत ज्यादा लगेगी, यानी दोनों तरफ से नुकसान होगा। आपने खनिज संसाधनों को सुनियोजित एवं सतत पोषणीय ढंग से प्रयोग करने के लिए एक तालमेल युक्त प्रयास करना होगा। यानी इनके कहने का मतलब है कि उनकी बनने की जो दर है या जो हमारी प्रयोग करने की दर है उसमें एक हमें तालमेल बैठाना पड़ेगा, ठीक है, एक तालमेल से हमें उसको प्रयोग करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि भाई बनने की तो उसकी आपने देख ही लिया कि लाखों वर्ष लगते हैं बनने का जो समय है, लेकिन जो उपयोग है वो हम बहुत ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है, मतलब उपयोग हम ऐसे कर रहे हैं कि भाई आज खनिज खत्म हुआ कल अपने आप बन गया, तो ऐसे इस प्रकार से यानी उसकी जो तालमेल हमने बैठा रखी है वो बहुत ही खराब है। निम्न कोटि के अयस्कों का कम लागतों पर प्रयोग करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों का सतत विकास करते रहना होगा। इसमें क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कि निम्न कोटि के अयस्क यानी जो निम्न कोटि के अयस्क हैं, तो देखिए निम्न कोटि के अयस्कों का कम लागतों पर प्रयोग यानी उसमें क्या है कि जो अयस्कों का कम लागतों पर प्रयोग हो रहा है उसमें क्या है, उन्नत प्रौद्योगिकियों का सतत विकास करते रहना होगा हमें, ठीक है। आगे देखिए धातुओं का पुनःचक्रण हो जाता है, जैसे आपकी लोहा है, लोहे से अगर आपने कुछ बनाया है, ठीक है, अगर वो खराब हो जाता है फिर तो हम उसका पुनःचक्रण कर देते हैं, उसको लोहे को गला के फिर कोई नई चीज बना के रख देते हैं, ठीक है। तो धातुओं का पुनःचक्रण, रद्दी धातुओं का प्रयोग तथा अन्य प्रतिस्थापनों का उपयोग भविष्य में हमारे खनिज संसाधनों के संरक्षण के उपाय हैं। तो अगर हम चीजों का पुनःचक्रण करते हैं, कोई भी चीज अगर हम उसका पुनःचक्रण करते हैं या उसका हम अधिक से अधिक उपयोग करते हैं, जहां तक हो सके उसका उपयोग कर लेते हैं, ठीक है। जैसे इसमें लिखा हुआ है रद्दी धातुओं का प्रयोग, यानी इनके कहने का मतलब कोई ऐसी चीज है कि वो आपकी जैसे आपने किसी चीज को यूज किया, ठीक है, जैसे कोई डिब्बा है उसमें क्या हुआ, कोई डिब्बा जैसे बोतल है, ठीक है, पानी वाली बोतल आती है आपकी, ठीक है, इसका एग्जांपल लेके हम लोग समझते हैं कि पानी वाली जो आपकी बोतल आती है उसने आपने क्या किया, पानी पी लिया, अब वो बोतल रह गया, आपने उसको फेंक दिया। अब फेंकने की जगह अगर उस बोतल को आप घर में यूज करते हैं किसी और चीज के लिए, उसमें तेल वगैरह या कुछ चीज भर के रख देते हैं, ठीक है, तो वो बोतल का यूज फिर से हो जाएगा, यानी रद्दी, पहले तो वो रद्दी हो गई, क्यों, क्योंकि वो पानी की बोतल थी, अब पानी उसमें से निकल गया, यानी हम लोगों ने पी लिया, बची बोतल, तो वो रद्दी धातु होगी। लेकिन उस रद्दी धातु का अगर हम प्रयोग कर लेते हैं किसी चीज को रखने में तो वो हमारे प्रयोग में आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्या होता है, हमें एक तरफ से संरक्षण हो जाएगा चीजों का, ठीक है। तो वही चीज है कि ऐसी धातुओं में अगर आप रद्दी धातुओं का उपयोग करेंगे तो संरक्षण होगा, या धातुओं का पुनःचक्रण करेंगे तो भी आपका संरक्षण हो जाएगा। अब देखिए ऊर्जा संसाधन क्या है, आपके ऊर्जा संसाधन यानी जिन संसाधनों से हमें ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा सभी क्रियाकलापों के लिए आवश्यक है। अब ऊर्जा तो ऐसी आपकी कि अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो क्या आप काम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो ऊर्जा तो आपकी बॉडी के लिए जरूरत है, उतनी ही आपको आगे मतलब बाहर की क्रियाकलाप करने के लिए जरूरत है। जैसे देखिए खाना पकाने में क्या होता है, गैस सिलेंडर लगता है ना आपका, ऐसे तो आप हवा में खाना तो पका नहीं सकते, रोशनी और ताप के लिए, ठीक है, यानी अगर हमें रोशनी करनी यानी हमें बल्ब वगैरह जलाने हैं, ठीक है, अगर हमें किसी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ाना है तो उसके लिए भी हमें ऊर्जा चाहिए। गाड़ियों के संचालन के लिए यानी अगर हमें गाड़ी चलानी है तो उसके लिए ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा, ठीक है, यानी जब हम पेट्रोल डालते हैं उसमें तभी तो गाड़ी चलती है। और देखिए उद्योग में मशीनों के संचालन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी अगर उद्योग इंडस्ट्री की बात करें, अगर आप इंडस्ट्री की बात करते हैं तो मशीनें अगर आप चलाते हैं तो उधर भी हमें ऊर्जा की आवश्यकता होगी, ठीक है। ऊर्जा का उत्पादन ईंधन खनिजों, देखिए ऊर्जा का उत्पादन कहाँ कहाँ से होता है आपका, तो देखिए ईंधन खनिजों यानी जो खनिज आपकी ईंधन के रूप में है उनसे क्या होता है, ऊर्जा का उत्पादन होता है। जैसे आप बात करेंगे कोयला की, अगर हम कोयले को जलाते हैं तो क्या निकलेगी उसमें से, ऊर्जा तो निकलती है ना। अगर हम पेट्रोल को जलाते हैं तो ऊर्जा, जैसे हम गाड़ी में अगर पेट्रोल डीजल डालते हैं तभी तो वो चलती है। या फिर आप प्राकृतिक गैस की बात करें तो देखिए आपकी जो प्राकृतिक गैस है किसमें उपयोग करी जाती है, आपकी सिलेंडर में, जो खाना पकाते हैं आप तो उसमें आपकी प्राकृतिक गैस उपयोग की जाती है। यूरेनियम आपका होता है, ठीक है, वो भी आपका ऊर्जा के लिए उपयोग किया जाता है। विद्युत, ठीक है, जो विद्युत
हम इलेक्ट्रिसिटी करते हैं तो आपका विद्युत से किया क्या होता है जाता है। देखिए इधर पे क्या है, और ऊर्जा संसाधनों को परंपरागत तथा गैर परंपरागत साधनों में वर्गीकृत किया जाए, यानी इसका क्या क्लासिफिकेशन कर दिया, किसका, ऊर्जा संसाधनों का क्लासिफिकेशन कर दिया। एक तो होते हैं आपके परंपरागत, दूसरे होते हैं आपके गैर परंपरागत। तो एक चीज समझ लीजिए कि परंपरागत क्या होते हैं, जो आपके पिछले वर्षों से चले आ रहे हैं, जो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमारे पुरखों ने यूज किए, उनको हम कहते हैं परंपरागत संसाधन, ठीक है। और जो नई पीढ़ी के लोग बन रहे लोग कर रहे हैं यूज, या फिर अभी वैज्ञानिक बना रहे हैं कि भाई ये ऊर्जा का संसाधन हो गया, यानी जो अभी अभी उपयोग में आए हैं उनको हम कहेंगे गैर परंपरागत, यानी जो परंपराओं से चले आए उनको हम परंपरागत कहते हैं, और जो अभी चले हैं उनको हम गैर परंपरागत कहते हैं। तो समझिएगा इधर पे क्या है कि परंपरागत साधनों में क्या क्या आ जाएगा, आपका लकड़ी आ जाएगा, यानी जो है अगर आप बात करें कि जो आपकी कोई भी है, देखिए जंगल में क्या होता था, लकड़ी बीन के लोग बाग लाते थे, उससे खाना पकाते थे। तो ये कोई परंपरा आपकी आज की तो है नहीं कि आपने अपनी पीढ़ी में देखी है, नहीं ना, ये तो आपकी बहुत ही पुरानी, सबसे पुरानी परंपरा है, ठीक है। तो ये जो आपका है सबसे पुरानी है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, परंपरागत स्रोत, ठीक है। उपले, उपले कहीं कहीं पे इनको कंडे भी कहते हैं, ठीक है, जो कि आपके क्या है कि जानवरों के अपशिष्ट से बनाए जाते हैं। तो उपले हो गए आपके, इनसे ऊर्जा आपको मिलती है। एक तो आपका कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस तथा विद्युत। विद्युत यानी आपकी किस किस की, दोनों, जल विद्युत तथा ताप विद्युत। हो सकता है आपकी जल से बनाई गई विद्युत हो सकता है आपकी टेम्परेचर यानी ताप से बनाई गई विद्युत हो, तो दोनों विद्युत हैं। तो ये सब क्या हो गए आपके, याद रखिएगा, लकड़ी, उपले, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस है, और विद्युत। विद्युत यानी कौन कौन सी विद्युत आपकी अलग अलग है, इसको याद रखिएगा कि आपकी परंपरागत में आपकी जल और ताप विद्युत आ जाती है, ठीक है। अब देखिए हम बात करेंगे गैर परंपरागत की। परंपरागत स्रोत आप इसकी याद रखिएगा। अब देखिए हम गैर परंपरागत की बात करें तो क्या है आपका, एक तो सौर ऊर्जा, पहले हम सौर ऊर्जा का उतना प्रयोग नहीं करते थे लेकिन अब करने लगे गए हैं, ठीक है। एक हमारी पवन ऊर्जा बना के रखी है, ठीक है। ज्वारीय ऊर्जा, ज्वार भाटा वाली ज्वारीय ऊर्जा आपकी होती है, ठीक है। भूतापीय, भूमि वाली ऊर्जा आपकी, इसको हम अलग अलग करके पढ़ेंगे, अभी आप इसको बस सुन लीजिए, ठीक है। एक आपकी बायोगैस आ गई, एक आपकी परमाणु ऊर्जा सम्मिलित किए जाते हैं। तो एक आपके ये कितनी चीजें हैं, ये चीजें आपकी किस में आ गई, तो ये चीजें आपकी आ गई गैर परंपरागत में। आगे देखिए ग्रामीण भारत में क्या है आपका, ग्रामीण भारत में लकड़ी व उपले बहुतायत में प्रयोग की जाती है। यानी अगर आप कहाँ जाएं, अगर आप ग्रामीण भारत की बात करें, यानी जितना भी आपका गांव क्षेत्र है, ठीक है, जितना भी आपका भारत में गांव क्षेत्र है, तो वहाँ पे लकड़ी और उपले ही आपके प्रयोग किए जाते हैं। खैर अब तो आपका गैस सिलेंडर प्रयोग में आने लगा है, लेकिन अगर आप अभी भी बात करें तो लकड़ी, उपले अभी भी गांव में बहुत ही ज्यादा प्रयोग करे जाते हैं। एक अनुमान के अनुसार ग्रामीण घरों में आवश्यक ऊर्जा का 70% से अधिक इन दो साधनों से प्राप्त होता है। किनकी बात कर रहा है, लकड़ी तथा उपले। यानी अगर गांव क्षेत्र की बात करें तो 70% ऊर्जा ये लोग किससे उपयोग करते हैं, लकड़ी और उपले से ही उपयोग करते हैं। यानी और अलग ऊर्जा अगर आप बात करें गैस सिलेंडर की या किसी भी चीज की बात करें तो वो 30%, यानी 70% बहुत ज्यादा होता है। लेकिन अब घटते वन क्षेत्र के कारण इनकी उपयोग करना कठिन होता जा रहा है। यानी अब आप देखेंगे कि जो आपका वन क्षेत्र है उनका निम्नीकरण हो रहा है, ठीक है, ह्रास हो रहा है, यानी हानि हो रही है वन क्षेत्र में। तो क्या है कि इन सब चीजों को कठिन हो चुका है, ठीक है। यानी लकड़ी नहीं मिलती है, उपले नहीं मिलते हैं, तो ये सब क्या है, चीजें कठिन होती जा रही हैं, ठीक है। तो अब देखिए आगे, इसके अतिरिक्त उपलों का उपभोग भी हतो उत्साहित किया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि इससे क्या होता है, जो आपके उपले हैं इसका उपभोग क्यों हतो उत्साहित किया जा रहा है, तो देखिए क्योंकि इससे क्या होता है, सर्वाधिक मूल्यवान खाद का उपभोग होता है जिसे कृषि में प्रयोग किया जाता है। तो जो आपकी गोबर से खाद बना दी जाती है ना, गोबर से, वो आप क्या करते हैं, ये लोग उपले बना लेते हैं, यानी गोबर के उपले बना लेते हैं, उनको जला देते हैं, यानी उसको ऊर्जा में उपयोग कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो हम मूल्यवान खाद वो है वो आपकी उपयोग की रह जाती है, यानी उपलों में जला दी तो खाद आपकी बचती नहीं है, ठीक है। और कृषि में खाद का अगर आप उपयोग करते हैं गोबर वाली का, तो बहुत ज्यादा आपकी कृषि अच्छी होती है। आगे देखिए क्या है, परंपरागत स्रोतों, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। अभी हमने देखे कि कौन से परंपरागत और कौन से गैर परंपरागत, अब इनका अलग अलग उपयोग देखेंगे, अलग अलग इनका महत्व देखेंगे। तो अब हम देखेंगे परंपरागत में फर्स्ट इन्होंने क्या दिया है आपका, कोयला। कोयला की बात करें तो देखिए भारत में कोयला बहुतायत में पाया जाता है, यानी बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में पाया जाता है। और एक ऐसा ईंधन है आपका जीवाश्मी ईंधन है, ठीक है। यह देश की ऊर्जा आवश्यकताओं का महत्वपूर्ण भाग प्रदान करता है, यानी इससे आपकी देश की बहुत ज्यादा ऊर्जा प्राप्त करी जाती है। इसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन तथा उद्योग और घरेलू जरूरतों के लिए ऊर्जा की आपूर्ति के लिए किया जाता है। कहाँ कहाँ इसका उपयोग किया जाता है, एक तो आपका ऊर्जा उत्पादन में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है, उद्योग यानी इंडस्ट्री में इसका उपयोग किया जाता है, और घरों में भी इसका उपयोग, घर की जो जरूरतें हैं आपकी आम जरूरतें, उसमें भी इनका उपयोग किया जाता है। किसका, कोयले की बात कर रही हूँ मैं। आगे देखिए, भारत अपनी वाणिज्यिक ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मुख्यतः कोयले पर भी
कोयले पर ही निर्भर है। यानी अगर आप इंडस्ट्री में देखें, ठीक है, तो अगर आप इंडस्ट्री में देखें तो कोयले का ज़्यादातर उपयोग किया जाता है। तो वही चीज़ बता रहा है कि वाणिज्यिक ऊर्जा अगर चाहिए तो उधर पे भी आपका कोयले का उपयोग किया जाता है। जैसा कि आप पहले ही जानते हैं कि कोयले का निर्माण कैसे होता है, पादप पदार्थों के लाखों वर्ष तक संपीड़ित होने से, यानी इधर पे संपीड़न क्या होता है, दबाव, दबाव यानी प्रेशर, यानी लाखों वर्षों तक उस पर प्रेशर पड़ता है, किस पर, पादप पदार्थ पर, यानी जो आपके पेड़ पौधे से पदार्थ मिलते हैं, ठीक है, तो वो लाखों वर्ष तक जब उन्हें संपीड़ित किया जाता है, यानी उन पर प्रेशर पड़ता है लाखों वर्ष तक, तभी कोयले के रूप में परिवर्तित होते हैं। इसलिए संपीड़न की मात्रा, गहराई और दबने के समय के आधार पर कोयला अनेक रूपों में पाया जाता है। यानी इसका क्या किया, पहली बात तो इधर पे आप समझ लीजिए कि कोयले को किस किस रूप में इन्होंने परिवर्तित कर दिया, मतलब वर्गीकरण किया, यानी उसका देखिए, तो एक तो उनकी संपीड़न की मात्रा यानी किस दर से उसको प्रेस किया गया, ठीक है, दूसरा गहराई यानी कितना गहरा है कोयला, कितनी गहराई तक खोदने से कोयला मिलेगा हमें, ठीक है, और उनका प्रेशर यानी उसको कितना प्रेशराइज किया गया। तो इन सब चीजों के आधार पर, और एक आपका दबने का समय यानी दबना, ठीक है, दबा तो दबा, उसमें कितना समय लगा, ठीक है, दबने के समय के आधार पर कोयला अनेक रूपों में पाया जाता है। तो देखते हैं कि आखिर कोयले की खदान, देखिए इधर पे आपकी दी हुई है, आंतरिक दृश्य दिखाया हुआ है कोयले की खदान की, ये कुछ चीजें आपकी दी हुई है, इसको थोड़ा हम देर से पढ़ेंगे। ये चीज तो शायद हम लोग देख चुके थे, नहीं इसको देखेंगे थोड़ा, पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। देखिए इधर पे क्या है कि दलदलों में क्षय होते पादपों से पीट उत्पन्न होता है। क्या होता है कि दलदल से क्षय होते, यानी दलदल में जो पेड़ पौधे आपके दब जाते हैं उसके पादपों से क्या होता है, पीट उत्पन्न होता है, जिसमें कम कार्बन होता है, किसमें, पीट की बात कर रहा है, पीट कोयला, ठीक है, जिसमें कम कार्बन होता है, नमी की उच्च मात्रा होती है और निम्न ताप क्षमता होती है। यानी इसमें जो ताप होगा वो क्या होता है, निम्न ताप क्षमता होती है। अब देखिए लिग्नाइट, लिग्नाइट आपका एक क्या है, कोयला है, याद रखिए एग्जाम में पूछ लेता कि लिग्नाइट किसकी आपकी, मतलब किसकी, कौन, लिग्नाइट क्या है, लिख देगा लोहा, कोयला, इस प्रकार से आपको 4 ऑप्शन देगा, तो आपको याद रखना है कि आपको लिग्नाइट कौन क्या है, आपका कोयला है। लिग्नाइट एक निम्न कोटि का भूरा कोयला है। कैसी कोटि इसकी, निम्न कोटि है, ठीक है, यह मुलायम होने के साथ अधिक नमयुक्त होता है, मुलायम भी होता है और इसमें नमी भी पाई जाती है। अब देखिए लिग्नाइट के प्रमुख भंडार आपको कहाँ मिलेंगे, तो देखिए तमिलनाडु की नेवेली में मिलते हैं, याद रखिएगा तमिलनाडु की नेवेली में आपको लिग्नाइट, लिग्नाइट आपका निम्न कोटि का और मुलायम और आपका भूरा कलर का कोयला है, और विद्युत उत्पादन में प्रयोग किया जाता है। तो विद्युत उत्पादन में इसका प्रयोग किया जाता है, किसका, लिग्नाइट का। तो लिग्नाइट हो गया आपका कोयला, ठीक है, और देखिए गहराई में दबे तथा अधिक तापमान से प्रभावित कोयले को हम क्या कहते हैं, बिटुमिनस कोयला कहते हैं। तो बिटुमिनस कोयला आपका पूछा जाता है एग्जाम में कि बिटुमिनस क्या है, तो याद रखिएगा कोयला है, और कैसा कोयला है, इसका क्या होता है, गहराई में दबता है, ठीक है, अधिक गहराई में दबेगा, जब अधिक गहराई होगी तो टेम्परेचर तो आपका पृथ्वी के अंदर साइड जाने पर तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, तो अधिक तो रहेगा उधर पर टेम्परेचर। वाणिज्य प्रयोग में यह सर्वाधिक लोकप्रिय है, तो इसका भी वाणिज्य प्रयोग किया जाता है। धातु शोधन में उच्च कोटि के बिटुमिनस कोयले का प्रयोग किया जाता है। तो धातु शोधन में भी, यानी धातु का, जहां धातुएं आपकी बनाई जाती हैं, यानी जहां धातु आपकी अयस्कों से अलग की जाती है, वहां पे भी इसका उपयोग होता है। जिसका लोहे के प्रगलन में विशेष महत्व है, यानी लोहे का जो प्रगलन होता है, यानी जहां पे लोहे आपका बनाया जाता है, किससे, जहां पे लोहे आपका ओर्स से अलग की जाते हैं, वहां पे इसका उपयोग होता है। अब देखिए एंथ्रासाइट सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला है। एंथ्रासाइट पूछा जाता है, आपका ऐसा पूछा जाता है, 4 कोयलों के नाम दे देगा, ठीक है, और पूछेगा कि इनमें से सबसे आपका सर्वोत्तम गुण का कोयला कौन सा है, तो आपका एंथ्रेसाइट ही होता है। याद रखिएगा एंथ्रेसाइट भी आपका एक कोयला है। भारत में कोयला 2 प्रमुख भूगर्भिक युगों के सेल क्रम में पाया जाता है। क्या होता है आपका कि 2 प्रमुख भूगर्भिक युगों के सेल क्रम में पाया जाता है। एक तो आपका क्या है, गोंडवाना लैंड, ठीक है, एक गोंडवाना जिसकी आयु कितनी है, 2 लाख वर्ष से अधिक, कुछ अधिक है, ठीक है, कितनी, 2 लाख वर्ष, ठीक है, 200 लाख वर्ष से अधिक है इसकी, ठीक है। और दूसरी आपकी टर्सियरी निक्षेप जो लगभग 55 लाख वर्ष पुराने हैं। गोंडवाना कोयला जो है आपका धातु शोधन कोयला है। कैसा है आपका, धातु शोधन, यानी धातु को अलग करने में ज्यादा उपयोग किया जाता है। ये प्रमुख संसाधन आपका कहाँ, दामोदर घाटी आपकी कहाँ मिलेगी, पश्चिम बंगाल तथा झारखंड में, और झरिया रानीगंज बोकारो में स्थित है। तो ये सब चीजें आपकी कहाँ, ये जो है आपका कहाँ स्थित है, तो चीजें आपको कहाँ कहाँ मिलेंगी, ये वाली कोयला आपको दामोदर घाटी आपकी कौन सी, पश्चिम बंगाल झारखंड वाले, ठीक है, और झरिया रानीगंज बोकारो में भी स्थित है। ये महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है। ये कौन से हमारे महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है, दामोदर घाटी, रानीगंज, बोकारो, झरिया, ठीक है।
आगे देखिए गोदावरी महानदी, सोन व वर्धा नदी घाटियों में भी कोयले की जमाव पाए जाते। तो याद रखिएगा कौन कौन सी आपकी घाटियां हैं, गोदावरी महानदी, सोन एवं वर्धा नदियां हैं आपकी, ठीक है। टर्सियर कोयला आपका क्षेत्र है, जो टर्सियर कोयला है, टर्सियर कोयला क्षेत्र उत्तर पूर्वी राज्य आपके नॉर्थ ईस्ट वाले कौन से, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ठीक है, इनों में पाया जाता है कौन सा, टर्सियर किस्म का कोयला। यह स्मरण रहे कि कोयला स्थूल पदार्थ है, यानी स्थूल मिलेगा आपको, ठीक है, जिसका उपयोग करने पर भार घटता है। क्या होता है इसका, जब हम उपयोग कर देंगे, उपयोग से इनका मतलब है कि अगर हम इसको जला देंगे तो क्या मिलेगा आपको, राख मिलेगी, और राख क्या है, जो राख मिलेगी उसका भार आपका एक जैसा तो रहता नहीं कि भाई कोयले का भी उतना था और वही आपको राख का मिलेगा, इसका भार क्या होता है, कम हो जाता है। तो वही बता रहा है कि इसका प्रयोग करने पर इसका भार घट जाता है, क्योंकि राख में परिवर्तित हो जाता है। इसी कारण भारी उद्योग तथा ताप विद्युत ग्रह कोयला क्षेत्रों अथवा इसके निकट ही स्थापित किए जाते हैं। फिर से समझिए इसको कि क्या किया जाता है कि इसी के कारण, किसके कारण, कि इसको जलाने पर इसका भार घट जाता है। इसी कारण भारी उद्योग यानी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, हैवी इंडस्ट्री और ताप विद्युत ग्रह कोयला क्षेत्र अथवा इसके निकट ही स्थापित की जाती है, यानी इसके आसपास ही आपको स्थापित मिलेंगे जहां पे कोयले की सुविधा होगी। अब बात करेंगे पेट्रोलियम की। अभी हमने बात करी कोयले की जानकारी हमें काफी मिल चुकी है, कहाँ पे कोयला पाया जाता है, कितने प्रकार का पाया जाता है, क्या क्या पाया जाता है, चीजें हमने काफी देख ली हैं। अब हम देखेंगे पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम की बात करते हैं, चलिए। अब देखिए भारत में कोयले के पश्चात ऊर्जा का दूसरा प्रमुख साधन क्या है, पेट्रोलियम या खनिज है। यानी अगर हम बात करें कि हमें क्या करना है, ऊर्जा चाहिए, हमारे पास कोयला नहीं है तो हम पेट्रोलियम से भी काम चला सकते हैं। यानी भारत में कोयले के पश्चात ऊर्जा का दूसरा स्रोत क्या है, दूसरा प्रमुख साधन पेट्रोलियम और खनिज तेल है। यह ताप व प्रकाश के लिए ईंधन, मशीनों को स्नेहक और अनेक विनिर्माण उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करता है। फिर से समझिए इसको कि क्या है, यह क्या करते हैं, ताप और प्रकाश के लिए ईंधन, यानी अगर हमें टेम्परेचर और प्रकाश करना है तो उसके लिए ईंधन बना देगा, यानी ये ईंधन के रूप में कार्य करता है। अगर हम मशीनों में तेल वगैरह स्नेहक, यानी जैसे हम ग्रीस वगैरह लगाते हैं ना, तो वो हमें इसी से मिलता है। और अनेक विनिर्माण उद्योग को कच्चा माल प्रदान करता है, यानी विनिर्माण क्या है, किसी चीज को बनाना, तो अगर इंडस्ट्री लगी हुई है विनिर्माण की तो उसके लिए ये कच्चा माल प्रदान करता है। अगर देखिए तेल शोधनशालाएं, संश्लेषित वस्त्र, उर्वरक तथा असंख्य रसायन उद्योग में एक नोडीय बिंदु का काम करते हैं, ठीक है। भारत में अधिकांश पेट्रोलियम की उपस्थिति टर्शियर युग की सेल संरचनाओं की अपनति व भ्रंश ट्रैप में पाई जाती है। फिर से देखिए इसको क्या है, भारत में अधिकांश पेट्रोलियम जो है आपका कहाँ कहाँ मिलेगा आपको, एक तो टर्शियर युग की सेलों में मिलेगा, ठीक है, यानी बहुत पुरानी सेल है, जैसे कि 55 साल लाख पुरानी सेल हैं आपकी टर्शियर वाली, ठीक है। टर्शियर युग की सेल संरचनाओं की अपनति व भ्रंश ट्रैप में पाई जाती है, यानी सांसें होती है ना उनमें पाई जाती है। देखते हैं आगे तब आपको चीजें और क्लियर रहेंगी। देखिए बलन, अपनति और गुम्मदों वाले प्रदेशों में यह वहां पाया जाता है जहां उद्बलन के शीर्ष में तेल ट्रैप हुआ होता है। क्या होता है, तेल ट्रैप हुआ होता है। देखिए फिर से समझिए, तेल धारक परत, सरंद, चूना पत्थर या बालू पत्थर होते हैं। सरंद यानी क्या होता है कि जो तेल धारक परतें होती हैं वो सरंद होती हैं, यानी उनमें रंध्र सहित होते हैं। रंध्र क्या होते हैं, छेद होते हैं छोटे छोटे, ठीक है। अगर बताइए छेद नहीं होंगे उसमें छोटे छोटे तो तेल आपको निकालने में परेशानी पड़ेगी ना, आप उसको निकाल ही नहीं सकते हैं। तो क्या होता है, जिसमें से तेल प्रवाहित होता है, यानी तेल उसमें से बहता है, जो छोटे छोटे रंध्र होते हैं उनमें से तेल बहता है। मध्यवर्ती असरंध्र परतें तेल को ऊपर उठने व नीचे रिसने से रोकती हैं। अगर मध्य में जो आपकी असरंध्र परतें मिल जाती हैं, असरंध्र क्या है, बिना छेद वाली परतें मिल जाती हैं, वो तेल को ऊपर आने से रोक लेती हैं और नीचे रिसने से भी रोक लेती हैं। अब बताइए, अब उसमें सांस ही नहीं है चट्टान में तो कहाँ रहेगा तेल ना तो नीचे रिसेगा ना ही ऊपर जाएगा, ठीक है। तो वही चीज है पेट्रोलियम। एक मिनट इसको देखिए इस प्रकार से कर लेते हैं। पेट्रोलियम सरंद व असरंध चट्टानों के बीच भ्रंश ट्रैप में ही पाया जाता है। अब क्या है कि सरंद और असरंध चट्टानें दोनों आपकी पाई जाती हैं। सरन चट्टान क्या करती हैं, उनको नीचे की साइड जाने से रोक देती हैं, ठीक है। और सरन चट्टान से पेट्रोलियम आपका ऊपर की साइड आ जाता है। अब एक चीज और है, आपका प्राकृतिक गैस हल्की होने के कारण खनिज तेल के ऊपर पाई जाती है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है कि अगर आपसे कोई पूछे कि पेट्रोलियम आपका हल्का होता है या प्राकृतिक गैस है, तो याद रखिएगा कि प्राकृतिक गैसें हल्की होती हैं, ठीक है। और हल्की होने के कारण ही क्या करती हैं, तेल जो है तेल के ऊपर रहती है, खनिज तेल के ऊपर पाई जाती है। एक चीज और मैं आपको बता दूं, कभी आपने क्या है कि पानी
के ऊपर अगर तेल डाला हो तो अब आप क्या कहेंगे कि तेल ऊपर रह जाता है, ठीक है, पानी नीचे रहे तो तेल ऊपर हो जाता है। ऐसा नहीं होता है कि उसकी तली में जाके बैठ जाए। अगर आप इसका देखें तो अगर आप इसको कहेंगे गाढ़ापन है, तेल कैसा होता है, गाढ़ापन, तेल मतलब पानी की अपेक्षा तेल गाढ़ापन होता है, तेल में गाढ़ापन होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन भारी है, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन भारी है, तो आप मतलब कौन हल्का है कौन भारी है, तो आप उसके गाढ़ेपन से ऐसा अंदाज लगा लेंगे कि तेल भारी है। बल्कि ऐसा नहीं होता है, तेल ऊपर होता है पानी के, ठीक है, यानी पानी नीचे रह जाता है। इसका कहने का क्या मतलब है कि पानी भारी होता है किसके अपेक्षा, तेल की अपेक्षा। ये अंतर याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट। तो यही इसमें है कि प्राकृतिक गैसें जो होती हैं वो हल्की होती हैं, किससे, खनिज तेलों से। अब देखिए भारत में कुल पेट्रोलियम उत्पाद का 63% भाग कहाँ पे मिलता है आपको, मुंबई हाई में मिल जाएगा, यानी महाराष्ट्र के आसपास। 18% आपको गुजरात में मिलेगा। इसको देखिए कि सबसे ज्यादा आपको कहाँ मिलेगा, 63% मुंबई हाई पर ही मिलता है। गुजरात में आपको 18 मिलेगा और 16% आपको असम में मिलेगा। असम में आपका डिगबोई का कुआं है, ठीक है। इधर पे और चीजें देखेंगे हम लोग, ठीक है, आगे देखेंगे। मानचित्र में 3 प्रमुख अपतटीय आपके तेल क्षेत्र चिन्हित हैं, यानी तट के आसपास के तेल क्षेत्र, यानी तट के पास में है। मैपिंग देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएंगे। और क्या है आपका, अंकलेश्वर गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है। तो गुजरात में कौन सा आपका, अंकलेश्वर, नाम में याद रखिएगा। असम भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य, यानी डिगबोई आपका सबसे पहले असम में मिलेगा, ठीक है। नाहरकटिया और आपका मोरन हुगरीजन, इस क्षेत्र के ये नाम याद रखिएगा, डिगबोई, नाहरकटिया तथा मोरन हुगरीजन, ठीक है। और ये आपका क्या है, मुंबई हाई आपका कहाँ मिलेगा, महाराष्ट्र मिलेगा। और अगर आप अंकलेश्वर की बात करें तो ये आपको गुजरात मिलेगा। तो ये नाम याद रखने पड़ेंगे आपको कौन कहाँ का है, ठीक है। 3 राज्य हैं, ठीक है। आगे देखिए प्राकृतिक गैसें। अब हमने बात कर लिया पेट्रोलियम का, अब हम बात करेंगे प्राकृतिक गैसें की। प्राकृतिक गैस एक महत्वपूर्ण स्वच्छ ऊर्जा संसाधन है। अभी हमने देखा कि स्वच्छ इसमें क्यों लिख दिया गया, तो देखिए स्वच्छ इसमें क्यों लिख दिया गया। प्राकृतिक गैस एक महत्वपूर्ण स्वच्छ ऊर्जा संसाधन है जो पेट्रोलियम के साथ अथवा अलग भी पाई जाती है। हो सकता है उसमें मिक्स पाई जाए और हल्की होती है इसलिए ऊपर पाई जाती है पेट्रोलियम में, हो सकता है इनका कहीं और अलग से स्थान। भाई अब हमें रहना, हम तो अलग ही रह लेंगे, कच को मतलब कुछ लोग कैसे होते हैं, बहुत ही मतलब एकदम रूडली होते हैं ना, बोलेंगे हम तो अलग ही रह लेंगे। तो कुछ मतलब प्राकृतिक गैस हो सकता है ऐसी हो कि बोले कि नहीं हम तो पेट्रोलियम से अलग रहेंगे, तो हो सकता है वो अलग रहने चले जाए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसे ऊर्जा के एक साधन के रूप में तथा पेट्रो रसायन उद्योग के एक औद्योगिक कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये क्या होता है, इसको फिर से देखिए आप लोग, ऊर्जा के संसाधन के रूप में तो हम इसको उपयोग करते हैं, तथा पेट्रो रसायन उद्योग जो है आपके उनमें कच्चे माल के रूप में भी उपयोग होती है प्राकृतिक गैसें। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की मात्रा कम उत्सर्जित करती है, ठीक है। फिर CO2 के कम उत्सर्जन के कारण प्राकृतिक गैसों को पर्यावरण अनुकूल माना जाता है। यानी अगर आप पेट्रोलियम या फिर आप कोयले की बात करें तो उससे अच्छी आपकी प्राकृतिक गैसें मानी जाती हैं। क्यों मानी जाती हैं, क्योंकि ये CO2 का उत्पादन या इसका उत्सर्जन कम करती हैं, यानी जो आपका है CO2 इसमें आपको कम मिलेगा, इसलिए वर्तमान शताब्दी का ईंधन है। वर्तमान यानी जो आपकी चल रही है। चलिए आगे देखते हैं, तो उसका ईंधन है। अब देखिए आगे देखिए, कृष्णा गोदावरी नदी बेसिन में प्राकृतिक गैसों के विशाल भंडार पाए जाते हैं। एग्जाम में पूछा गया है कई बार कि आपके कृष्णा गोदावरी वाला आपका क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसको याद रखिएगा। अब आप बात करेंगे पश्चिमी घाट के साथ मुंबई हाई और सनिध क्षेत्रों को खंबात की खाड़ी, यानी पश्चिमी घाट में अगर आप बात करेंगे तो देखिए मुंबई आपको पश्चिमी घाट में ही मिलता है, और गुजरात भी आपको यानी खंबात की खाड़ी भी उसी साइड मिल जाती है। तो खंबात की खाड़ी में पाई जाती हैं ये सब चीजें, ठीक है। वाले तेल क्षेत्र संपूरित हैं। अंडमान निकोबार द्वारा, इसको और थोड़ा पढ़ेंगे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहां प्राकृतिक गैसों के विशाल भंडार पाए गए हैं। अब थोड़ा इसको देर से पढ़ेंगे, अब इसको थोड़ा इधर पे देख लीजिए, मैपिंग देख लीजिए कि इधर पे आपके क्या बताए गए हैं। तो देखिए इसको अभी नहीं देखेंगे हम लोग, इसको थोड़ा और पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को। तो देखिए 1700 किलोमीटर लंबी, क्या है 1700 किलोमीटर लंबी, तो देखिए 1700 किलोमीटर लंबी हजारी विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन मुंबई हाई और बसीन को पश्चिमी व उत्तर भारत के उर्वरक विद्युत व अन्य औद्योगिक क्षेत्रों से जोड़ती है। तो इसको देखिए क्या है कि जो आपकी 1700 किलोमीटर लंबी हजीरा विजयपुर जगदीशपुर, इसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, HBJ, ये क्या है आपकी, इसका नाम याद रखिएगा कि आखिर ये है क्या। तो ये गैस पाइपलाइन है, यानी पाइपों के द्वारा गैस भेजी जाती है, ठीक है। तो क्या है आपका, देखिए मुंबई हाई और बसीन को क्या करती है, पश्चिम व उत्तर भारत के उर्वरक विद्युत, यानी पश्चिम को क्या करती है, जो पश्चिम घाट है आपका उसको उत्तर भारत के उर्वरक विद्युत व अन्य औद्योगिक क्षेत्रों से जोड़ देती है, ताकि पाइपलाइन के डायरेक्ट चीजें आपकी गैसें उधर पर पहुंच जाएं। इस धमनी से
भारत के गैस उत्पादन को संवेग मिला है यानी बढ़ावा मिला है। ऊर्जा व उर्वरक उद्योग प्राकृतिक गैस की प्रमुख प्रायोगिता है। ये क्या है आपका कि प्रमुख प्रायोगिता है। गाड़ियों में तरल ईंधन का संपीड़न प्राकृतिक गैस से प्रतिस्थापित देश में लोकप्रिय हो रहा है। देखिए क्या है, गाड़ियों में तरल ईंधन का संपीड़न, यानी देखिए गाड़ियों में पहले क्या होता है, तरल ईंधन जैसे हम डीजल पेट्रोल उपयोग करते हैं, लेकिन अब क्या है, इसका संपीड़न करके इसको CNG कंप्रेस नेचुरल गैस बनाया जा रहा है, तो प्रतिस्थापन कर रहा है तरल ईंधन को, और ये देश में लोकप्रिय हो रहा है। क्योंकि CNG से क्या है आपका कि जो आपकी CNG, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, हिंदी याद रखिएगा, संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कंप्रेस नेचुरल गैस, ठीक है। और CNG से क्या होता है, CO2 की मात्रा उतनी उत्सर्जित नहीं होती जितनी आपकी डीजल पेट्रोल से होती है, इसलिए इसका उपयोग इसलिए CNG का ज्यादा उपयोग अब हो रहा है। अब हम बात करेंगे विद्युत। तो देखिए आधुनिक विश्व में विद्युत के अनुप्रयोग इतने ज्यादा विस्तृत हैं कि इसके प्रति व्यक्ति उपभोग को विकास का सूचकांक माना जाता है। विद्युत मुख्यतः दो प्रकार से उत्पन्न की जाती है, तो देख लेते हैं भाई कौन कौन से हैं दो प्रकार। एक तो देखिए प्रवाही जल में जो हाइड्रो टरबाइन चलाकर जल विद्युत उत्पन्न करता है। टरबाइन आपकी एक चक्री लगी होती है, ठीक है, इस प्रकार से आपकी चक्री लगी होगी, और जब उसमें तेजी से पानी गिरेगा तो क्या होता है, वो घूमती है, और वो इतनी तेज घूमती है आपकी टरबाइन कि उससे विद्युत आपकी उत्पन्न होने लगती है। दूसरा देखिए अन्य ईंधन जैसे कि आपका कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को जलाने से टरबाइन जलाकर ताप विद्युत उत्पन्न किया जाता है। अब दूसरी बात क्या है आपकी कि ईंधन कौन सा आपका कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस है, इनको जलाया जाता है, और इनको जला के जो इनका टेम्परेचर होता है उसको टरबाइन पे पहुंचाया जाता है। टरबाइन पे पहुंचाने से फिर टरबाइन घूमेगी, और टरबाइन जैसे ही आपकी घूमती है यूं 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 चक्री की तरह है, तो उससे क्या होगी, आपकी विद्युत उत्पन्न होती है। एक बार उत्पन्न होने के बाद विद्युत एक जैसी ही होती है, ठीक है। विद्युत आपकी क्या है, परिवर्तित होती रहती है। अगर आपने मेरे से फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी वाला जो साइंस वाले टॉपिक उसमें पढ़ा हो तो आपको याद होगा, फिजिक्स में उसमें दिया गया था कि एक बार विद्युत आपकी बन जाए तो वो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाएगी, लेकिन वो कभी समाप्त नहीं होती है। आगे देखिए क्या होता है, तेज बहते जल से जल विद्युत उत्पन्न की जाती है। क्या होती है कि जो जल तेज बहता है उसे क्या किया जाता है, जल विद्युत उत्पन्न की जाती है, जो एक नवीनकरणीय योग्य संसाधन है। यानी अब ऐसा तो है नहीं कि भाई जल खत्म हो गया अब हम विद्युत उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि देखिए जो जल है आपका एक नवीनकरणीय संसाधन है, तो आपका जल विद्युत भी नवीनकरणीय हो जाएगा, क्योंकि जल आपका समाप्त नहीं होगा, हम हर टाइम उससे क्या है कि उससे विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं। भारत में अनेक बहुउद्देशीय परियोजना है। बहुउद्देशीय से क्या मतलब है, जिसका उद्देश्य आपका ज्यादा हो, यानी उसका दो तीन उद्देश्य से ज्यादा हो, तो उसको क्या कहेंगे हम, बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। जो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती है, जैसे कि आपका देखिए भांगड़ा नागल बांध है, ठीक है, दामोदर घाटी कॉरपोरेशन, और आपका क्या है, आप देखिए कोपिली हाइडल परियोजना। तो ये जो कुछ परियोजना है आपकी बहुउद्देशीय परियोजना है। जैसे कि आपका भांगड़ा नागल परियोजना है, तो इससे क्या आपका भांगड़ा नागल परियोजना है, इससे आपकी विद्युत उत्पन्न की जाती है, और इसका जो भांगड़ा नागल आपका जो बांध है इससे विद्युत उत्पन्न करी जाती है, और इसका पानी इस प्रकार से फैला दिया जाता है कि राज्यों में सिंचाई के लिए निकल जाता है, ठीक है। तो इससे क्या हुए कि उद्देश्य ज्यादा हो गए। अब आगे देखिए, और इसको मतलब और भी चीजें हैं, अब इसको अभी यहीं पे आप देखेंगे आगे। ताप विद्युत और क्या है आपका, ताप विद्युत, ठीक है, जल विद्युत पढ़ लिया, हम ताप विद्युत देखेंगे। तो देखिए कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के प्रयोग से उत्पन्न की जाती है विद्युत, ताप विद्युत गृह अनवीनकरणीय योग्य जीवाश्म ईंधन का प्रयोग कर विद्युत उत्पन्न करते हैं। अब इसमें क्या है, अनवीनकरणीय योग्य जीवाश्म ईंधन, यानी ऐसे जीवाश्म ईंधन जो अनवीनकरणीय है, यानी एक बार खत्म हुए तो उन्हें हम पुनः चक्रण नहीं कर सकते हैं। जैसे कोयले को अगर आप एक बार जला देते हैं तो राख से क्या वापस कोयला कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना, तो ये क्या रहेगा आपका अनवीनकरणीय हो जाएगा। अगर आप पेट्रोलियम की बात करें, तो आप CNG की बात कर लें, प्राकृतिक गैसों की बात कर लें, कोयले की बात कर लें, सॉरी कोयला नहीं, अगर आप पेट्रोल की बात करें, अगर आप डीजल की बात करें, मतलब किसी चीज़ की पेट्रोलियम की बात कर लें, तो अगर आप एक बार उसको जलाते हो तो क्या आप उसको वापस बना सकते हैं, नहीं ना, तो इसी के कारण ये अनवीनकरणीय हो गया। ऐसे ही आपकी प्राकृतिक गैसें एक बार जला दीजिए, जल गई, बात खत्म। तो इनसे जो आपकी ताप विद्युत उत्पन्न करी जाती है वो आपकी अनवीनकरणीय में चली जाती है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन बेसिक तैयार करने के लिए अगर आपको चीज़ें याद नहीं रहती हैं तो मुश्किल पड़ जाएगा आपको, ठीक है, एग्जाम में बैठना। आगे देखिए क्या है, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, इसको हम थोड़ा देर से पढ़ेंगे।
आणविक और तापीय, आणविक और तापीय आपके बताए गए हैं। तो आणविक आपके इंपोर्टेंट है, तापीय आपके इतने सारे हैं कि उतने ज़्यादा इंपोर्टेंट नहीं है। तो आणविक आणविक मैं आपको बता दे रही हूँ। तो देखिए नरोरा एटॉमिक पावर प्लांट है, ये क्या है आपके एटॉमिक पावर प्लांट हैं, ठीक है। तो नरोरा एटॉमिक पावर प्लांट आपका यूपी में है, आपको दिख रहा है कि यूपी में है। अगर आप रावत भाटा की बात करें तो ये आपका राजस्थान में है, ठीक है। अगर आप किसकी बात करें, अगर आप तारापुर की बात करें तो ये आपको महाराष्ट्र में मिलेगा। काकरापारा आपको गुजरात में मिलेगा, क्या कर्नाटक में मिलेगा, और कलपक्कम तमिलनाडु में मिलेगा। तो ये जो आपके 6-7 दिए हुए हैं, कितने 7 हैं शायद, 1 2 3 4 5 6 ही दिए हुए हैं, ठीक है, 6 ही हैं आपके टोटल। तो अगर आप इसकी 6 ही हैं, अगर आप देखिए इसकी बात करें तो 6 हुआ, आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में एटॉमिक पावर प्लांट आपके पूछे जाते हैं कि कौन कहाँ है। बहुत ही सिंपल है, नरोरा आप यूपी कर दीजिए, रावत भाटा देखिए कैसे याद करेंगे, यूपी नरोरा, ठीक है। इसका देखिए राजस्थान रावत भाटा, यानी रा से आपका दोनों याद करने हैं आपको। काकरापारा आप याद रखिए कहाँ पे, गुजरात। तारापुर आप महाराष्ट्र में याद रखिए, केगा कर्नाटक सेम नाम है, ठीक है। और आपका कलपक्कम तमिलनाडु, तो कलपक्कम तो आपका अजीब सा ही नाम है जो तमिलनाडु में मिलेगा आपको, ठीक है। आगे देखिएगा ये सारे कुछ हमारे हो चुके हैं। अब हम देखिए गैर परंपरागत, अभी हम परंपरागत पर ही बैठे थे, अभी हम बात करेंगे गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधन। कौन कौन से आपके गैर परंपरागत, गैर परंपरागत से क्या मतलब है कि जो पहले नहीं चलते थे लेकिन अब चलन में आ चुके हैं। कितना टाइम हो गया आपका, 35 मिनट हो चुका है, लेकिन पूरा चैप्टर समाप्त करके ही हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है। यानी वीडियो को पूरा चैप्टर समाप्त करके ही वीडियो को खत्म करेंगे। तो देखिए गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधन, तो देखिए ऊर्जा के बढ़ते उपभोग ने देश को कोयला, तेल और गैस जैसे जीवाश्म ईंधनों पर अत्यधिक निर्भर कर रखा है। यानी बहुत ज्यादा हम निर्भर हैं। अगर हमें कोयला, तेल, गैस नहीं मिलता है, तेल बताइए, अगर आपको पेट्रोल नहीं मिलता, अगर आपको डीजल नहीं मिलता है, तो क्या आप बताइए कुछ हो सकता है। यानी देश में जो है हम लोग इतने ज्यादा निर्भर हैं इन चीजों पे कि बहुत ज्यादा कैसे हैं आपके जीवाश्म ईंधन है। गैस व तेल की बढ़ती कीमतों तथा इनकी संभाव्य कमी ने भविष्य में ऊर्जा आपूर्ति की सुरक्षा के प्रति अनिश्चितता उत्पन्न कर दी है। यानी अब जो है हमारी सरकार ने देखा कि इनकी जो है बढ़ती कीमतें, तेल की बढ़ती कीमतें, यानी तेल जो बहुत है कि इसका बहुत ही ज़्यादा मांग है, लेकिन इनकी जो है इनकी जो आपके इनकी क्या है कि इनकी जो आपके इसका जो ऊर्जा इसमें जो मिल रहा है, जो तेल हमें मिल रहा है, उसकी कमी मतलब सरकार को दिख रहा है कि उतना ज़्यादा है नहीं जितनी तेज़ी से खर्च हो रहा है, ठीक है। तो उस चीज़ को लेकर क्या है अनिश्चितताएं उत्पन्न हो चुकी हैं। इसके बाद देखिए इसके राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि व गंभीर प्रभाव पड़ते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है हमारी जो अर्थव्यवस्था जो हमारी इकोनॉमी है उसकी वृद्धि पर गंभीर प्रभाव पड़ते हैं, यानी अच्छा प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त क्या है, जीवाश्मी ईंधनों का प्रयोग गंभीर पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न करता है। अब एक चीज तो आपकी होती है कि अगर आप जीवाश्मी ईंधन जलाते हैं तुम्हारे पर्यावरण में बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है, क्योंकि आपको पता है कि जो आपकी ओजोन परत है, ओजोन परत में भी आपका छेद हो रहा है, यानी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं। इसको पढ़ने के लिए हमें पूरी एनवायरनमेंट पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। और उसको हम देखेंगे, सारे सब्जेक्ट हम लोग एक एक करके देखेंगे। आगे देखिए क्या है, आता नवीनकरणीय योग ऊर्जा संसाधन, जैसे कि आपका सौर ऊर्जा है, ठीक है। सौर ऊर्जा आपका नवीनकरणीय, यानी एक बार खत्म हो जाएगा हम इसको फिर बना सकते हैं। सौर ऊर्जा मीन सूर्य की ऊर्जा, जो आपकी सौर प्लेट छत पे लगी हुई होती है वो वाली है आपकी, ठीक है। तो सौर ऊर्जा थोड़ी ना आपकी खत्म होगी, तो ये कैसा है आपका नवीनकरणीय। पवन ऊर्जा, हवा चलना तो बंद नहीं हो जाएगी ना, अगर हवा चलना बंद हो जाएगी तो दुनिया ही खत्म है, क्योंकि आप सांस नहीं ले पाएंगे, तो ये आपका नवीनकरणीय है। अगर आप बात करें ज्वारी ऊर्जा, जो आपकी ज्वार भाटा के द्वारा होती है, ठीक है। ज्वारी ऊर्जा आपको कहाँ मिलेगी, समुद्र के किनारे मिलेगी, तो ये भी आपकी क्या है नवीनकरणीय, यानी इसको भी हम खत्म नहीं कर सकते। जैविक ऊर्जा को हम खत्म नहीं कर सकते, तथा अपशिष्ट पदार्थ जनित ऊर्जा के उपयोग की बहुत जरूरत है। यानी अब बात करें हमें अनवीनकरणीय ऊर्जा की नहीं, हमें नवीनकरणीय ऊर्जा की जरूरत है। यानी अगर हम नवीनकरणीय ऊर्जा का उपयोग करते हैं तो क्या है कि चीजें सही रहेंगी। तो क्या है आपका उपयोग की बहुत जरूरत है, ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन कहलाते हैं। और ये सब जो आपकी नवीनकरणीय है आपके गैर परंपरागत भी हैं। अब देखिए भारत धूप, जल तथा जीव धार साधनों में समृद्ध है। धूप भी भारत में अच्छी मिल जाती है, ठीक है, क्योंकि आपका उष्णकटिबंधीय है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे भारत की स्थिति क्या है। अगर हम पृथ्वी की बात करें, ठीक है, कर्क रेखा को काट देता है, 20 से 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा आपकी 23 है ऊपर, 23 हाफ है आपकी नॉर्थ। तो ये जो आपकी इसमें सूर्य की किरणें अच्छी पड़ जाती हैं, ठीक है, तो आपको धूप अच्छी मिल जाती है। जल हमारे पास है ही, क्योंकि आपको पता है कि नीचे की साइड अच्छा समुद्र है और गंगा
गंगा वगैरह जो हमारे नदी तंत्र है वो भी हमारे पास अच्छे हैं, तो जल की उपलब्धता हमारे पास अच्छी है, जीवधार यानी जीव जंतु भी हमारे पास अच्छे हैं, तो ये सब चीजें हमारे पास अच्छी हैं। तो ये नवीनकरणीय ऊर्जा संसाधनों के विकास हेतु बृहद कार्यक्रम भी बनाए हैं, यानी हम नवीनकरणीय ऊर्जा का आराम से उत्पादन कर सकते हैं। तो इसी कारण भारत सरकार ने क्या किया हुआ है कि इनके विकास के लिए काफी कार्यक्रम चलाए हुए हैं। हम बात करेंगे परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा, परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा, ठीक है। परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा अणुओं की संरचना को बदलने से प्राप्त होती है। जब अणुओं की संरचना को बदलते हैं तो ये ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। जब ऐसा परिवर्तन किया जाता है तो ऊष्मा के रूप में काफी ऊर्जा विमुक्त होती है। वो क्या होता है, जब इसका परिवर्तन एक रूप से दूसरे रूप में किया जाता है तो काफी ऊर्जा विमुक्त होती है, यानी बाहर निकलती है। तो इसका उपयोग हम क्या करते हैं, और इसका उपयोग विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए हम लोग कर देते हैं। जैसे देखिए यूरेनियम तथा थोरियम, ठीक है, आपके परमाणु बम में यूज किए जाते हैं यूरेनियम तथा थोरियम, जो कि आपके झारखंड तथा राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखला में पाए जाते हैं। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं कि यूरेनियम और थोरियम के भंडार कहाँ मिलते हैं, तो अरावली पर्वत श्रृंखला में झारखंड और राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखला में पाए जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान की जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, राजस्थान को 2 बराबर भागों में बांट देती है, और एक साइड क्या करती है, बारिश कराती है, दूसरी साइड बारिश नहीं जाने देती, यानी उधर पे क्या करती है, बारिश नहीं कराती है। इधर देखिए का प्रयोग परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है केरल में मिलने वाली मोनोजॉइट। एग्जाम में काफी बार पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है, इसको आप लोग मार्क कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है कि मोनोजॉइट जो रेत है ये किस राज्य में मिलती है, तो केरल में मिलती है, और इसके मोनोजॉइट रेत में जो भंडार मिलते हैं वो हमारे थोरियम के मिलते हैं। तो एग्जाम में काफी बार चीजें पूछ चुका है कि मोनोजॉइट रेत कहाँ मिलती है, मोनोजॉइट रेत मिलती है तो वहां पर भंडार किसके मिलते हैं, तो थोरियम के मिलते हैं, केरल में मिलती है मोनोजॉइट रेत मिलती है। चलिए आगे देखेंगे सौर ऊर्जा। अब सौर ऊर्जा का मैंने आपको बताया कि सौर ऊर्जा, तो देखिए सौर ऊर्जा आप लोग खुद बताइए कि कहाँ पे आप सौर ऊर्जा ज्यादा पा सकते हैं। तो देखिए जो आपका 0 डिग्री है इधर पे भारत नहीं, जो आपकी पृथ्वी का पूरा 0 डिग्री है, इधर पे सूरज की किरणें डायरेक्ट सीधी पड़ती हैं और सबसे ज्यादा पड़ती हैं, यानी सौर ऊर्जा की बात करें तो आप यहीं पे ज्यादा उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है जहां सौर ऊर्जा के दोहन की असीम संभावना है। अगर हम बात करें सौर ऊर्जा की तो हम आराम से इसको बना सकते हैं। फोटोवोल्टाइक और आपका प्रौद्योगिकी द्वारा धूप को सीधे विद्युत में परिवर्तित किया गया है। क्या होता है, फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी द्वारा, जो फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी है, टेक्नोलॉजी, उसके द्वारा धूप को सीधे विद्युत में परिवर्तित कर दिया जाता है, ठीक है, और सौर ऊर्जा के रूप में हम उसे सौर ऊर्जा के रूप में हम उसको उपयोग कर लेते हैं। भारत के ग्रामीण तथा सुदूर क्षेत्रों में, भारत के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं और सुदूर क्षेत्र में सौर ऊर्जा तेजी से लोकप्रिय हो रही है, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादातर आपकी सौर ऊर्जा लगाई जा रही है। कुछ बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र देश के विभिन्न भागों में स्थापित की जाती है, यानी बहुत बड़े बड़े सौर ऊर्जा आपके संयंत्र स्थापित कर दिए जाते हैं। वो आपकी प्लेटें इस प्रकार से लगा दी जाती हैं और उसमें जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो क्या होता है कि वो ऊर्जा में परिवर्तित, वो जो धूप है आपकी ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, और फिर उसको जो आपकी लाइनें डली हुई हैं, यानी जो तार डली हुई उसको द्वारा गाँव में भेज दी जाती है। ऐसी अपेक्षा है, कैसी अपेक्षा है देखते हैं, ऐसी अपेक्षा है कि सौर ऊर्जा के उपयोग से ग्रामीण घरों में उपलों यानी कंडों तथा लकड़ी पर निर्भरता को न्यूनतम किया जाता है। यानी सौर ऊर्जा अगर उधर पर भेजी जाती है तो उससे क्या होगा कि हो सकता है कि उधर पर उपलों तथा लकड़ी की निर्भरता को न्यूनतम किया जाए, क्योंकि जो आपकी लकड़ी और उपले हैं इससे CO2 गैस बहुत ज्यादा निकलती है, और CO2 आपको पता है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट कर रही है या ओजोन परत में छेद कर रही है, यानी इससे क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है CO2, ठीक है, यानी ग्रीन हाउस प्रभाव को ये बहुत ज्यादा इफेक्ट कर देती है, यानी टेम्परेचर को बढ़ाती है CO2, तो ये नुकसान करती है हमें। फलस्वरूप या पर्यावरण संरक्षण में, हाँ, CO2 आपकी पर्यावरण संरक्षण थोड़ी ना होती है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि आपको पता है कि CO2 हम लोग भी तो निकालते हैं, तो पेड़ कहाँ तक उसको सूख लेंगे, हमारी CO2 को पेड़ सूख लेते हैं, ठीक है। अब ये लोग भी CO2 को उत्पादन करेंगे तो उससे तो मतलब ज्यादा नुकसान होगा ही हमारे पर्यावरण में। तो फलस्वरूप यह पर्यावरण संरक्षण में योगदान देना, और कृषि में भी खाद्य की आपूर्ति होती है, पर्याप्त आपूर्ति होती है, यानी कृषि में जो खाद्य की कमी आ रही थी वो क्या होती है, ये जो आपका लकड़ी और उपले हैं इसको डाल दिया जाता है खेतों में तो खाद्य की पूर्ति हो जाती है, तो इसमें भी हमें एक चीज मिल जाती है निकल के, और दूसरा हमारा पर्यावरण भी संरक्षण इससे होता है, यानी सौर ऊर्जा से हमें इतनी चीजें मिल जाती हैं। अगर हम बात करें, अब किसकी बात करेंगे, पवन ऊर्जा का, कितना रह गया आपका, क्योंकि टाइम तो आपका बहुत ज्यादा हो गया। देखिए पवन ऊर्जा की बात करते हैं अब हम लोग, तो पवन ऊर्जा की बात करते हैं। देखिए अब हम पवन ऊर्जा की बात करेंगे, नाम से आप बताइए, पवन, पवन किसको कहते हैं, हवा को, ठीक है। तो ये पवन, अब देखिए भारत में पवन ऊर्जा के उत्पादन की महान संभावना है। अगर हम बात करें तो भारत में पवन ऊर्जा भी आपको अच्छी मिल जाती है। भारत में पवन ऊर्जा फार्म के विशालतम पेटी
तमिलनाडु में आपके कहाँ पे मिलते हैं, नागरकोइल के मदुरई पर अवस्थित हैं। याद रखिएगा कहाँ पे स्थित है ये, तो तमिलनाडु में नागरकोइल के मदुरई में। इसके अतिरिक्त आपको आंध्रा में मिल जाएंगे, कर्नाटक में मिल जाएंगे, गुजरात में मिल जाएंगे, केरल में, महाराष्ट्र में तथा लक्षद्वीप में भी महत्वपूर्ण पवन ऊर्जा फार्म है। तो पवन ऊर्जा आपके काफी लगाए गए हैं, ठीक है। नागरकोइल और जैसलमेर, जैसलमेर आपका कहाँ है, राजस्थान को, नागरकोइल कहाँ है और आपका तमिलनाडु, ठीक है। तो जैसलमेर तथा नागरकोइल देश में पवन ऊर्जा के प्रभावी उपयोग के लिए जाने जाते हैं। दोनों याद रखिएगा कहाँ पे हैं, एक आपका राजस्थान में जैसलमेर है और कोयलनाल आपका तमिलनाडु में, दोनों ये पवन ऊर्जा के लिए जाने जाते हैं। तो ये होता है आपकी पवन ऊर्जा कुछ इस प्रकार से आपकी चक्री टाइप की लगाई जाती है, पंखे टाइप के, तो इसको पवन चक्की बोला जाता है। नागरकोइल का आपका चित्र दिया हुआ है। अब हम बात करेंगे बायोगैस का। तो बायोगैस आपका बहुत इंपोर्टेंट है, इसको समझ लीजिए। ग्रामीण इलाकों में झाड़ियों, कृषि अपशिष्टों, झाड़ियों यानी झाड़ी झक्कड़ यानी आपका पेड़ के अपशिष्ट, ठीक है, कृषि अपशिष्ट, पशुओं और मानव जनित अपशिष्ट के उपयोग से घरेलू उपभोग हेतु बायोगैस उत्पन्न की जाती है। अब इससे क्या होता है, इन सब चीजों से सड़ा गला के, इनकी स्लैरी बना के, ठीक है, इन सब की स्लैरी बना के, गाढ़ा घोल बना के उससे क्या किया जाता है, बायोगैस उत्पन्न की जाती है। आगे देखेंगे जैविक अपशिष्टों के अपघटन क्या होता है कि जैविक अपशिष्टों से अपघटन से क्या होता है, आपके गैस उत्पन्न होती है। क्या किया जाता है कि इधर पे एक आपका चित्र दिया हुआ है, शायद, हाँ ये दिया हुआ है, ये बड़े बड़े आपके टंकी दिए हुए हैं, इसमें सब अपशिष्ट डाल दिया, ठीक है। अब इसको बंद कर दिया, ऊपर से इस प्रकार से बंद कर दिया, ठीक है, मैंने इसको बंद कर दिया, ठीक है बंद हो गया ये। चलिए आगे देखते हैं। अब इसको बंद कर दिया तो इसमें क्या होता है कि इसमें गैस, बायोगैस, इससे जो गैस बनती है आपकी बायोगैस बनती है। चलिए आगे देखते हैं। और इससे जो फिर वो बचता है उसको क्या किया जाता है, खाद के लिए उपयोग कर लिया जाता है। अब आगे देखेंगे जिसकी तापीय क्षमता, इससे क्या होता है कि इसकी जो तापीय क्षमता होती है अच्छी होती है। तो इसकी तापीय क्षमता मिट्टी के तेल, उपलों व चारकोल की अपेक्षा अधिक होती है। इसकी तापीय क्षमता अच्छी होती है और इससे मतलब हमें पर्यावरण में भी नुकसान नहीं पहुंचता। इसका जो बचता है वो हम खेत में अगर डालते हैं तो खेत की उर्वरकता भी बढ़ जाती है। बायोगैस संयंत्र नगर पालिका सहकारिता तथा निजी स्तर पर लगाए जाते हैं। मतलब ये स्तर इसके जो है बायोगैस संयंत्र कैसा, नगर पालिका भी लगा सकती है सहकारिता में और निजी क्षेत्र में भी लोग बाग लगा लेते हैं। पशुओं का गोबर प्रयोग करने वाले संयंत्र ग्रामीण भारत में गोबर गैस प्लांट के नाम से जाने जाते हैं। तो ये जो गैस बनाई जाती है इसको हम क्या कहते हैं, गोबर गैस प्लांट। इसको हम गोबर गैस प्लांट के नाम से इसको जाने जाते हैं। एक किसान को दो प्रकार से लाभान्वित करते हैं। कौन कौन से हैं, देखिए, एक ऊर्जा के रूप में लाभ हो जाता है और दूसरा उन्नत प्रकार के उर्वरक के रूप में, यानी इससे जो उर्वरक बनता है वो उन्नत प्रकार का बनता है और उसको जब हम खेत में डाल देते हैं तो हमारी जो खेती है वो जो मिट्टी है वो उपजाऊ हो जाती है। बायोगैस अब तक पशुओं के गोबर का प्रयोग करने में सबसे दक्ष है, यानी सबसे ज्यादा बायोगैस आपके पशुओं के गोबर के से ही बनाई जाती है। यह उर्वरक की गुणवत्ता को बढ़ाता है और उपलों तथा लकड़ी को जलाने से होने वाले वृक्षों के नुकसान को रोकता है। तो इससे आपकी काफी चीजें हो जाती हैं, ठीक है। तो इससे उपले भी नहीं आपके फिर बनाए जाते हैं और उपले जलाए भी नहीं जाते। जब उपले बनाए नहीं जाएंगे तो जलाए नहीं जाएंगे। लेकिन हमारे यूपी में क्या होता है कि जो आपका अच्छा गर्मियों का मौसम होता है, काफी मतलब ज्यादा सर्दी नहीं पड़ती हो, धूप अच्छी निकलती हो, तो उपले बना लेते हैं भाई। उपले बन गए, फिर जब बारिश आरिश होने लगती है, ज्यादा सर्दी पड़ जाए तो उस गोबर को इकट्ठा करते हैं, ठीक है। यानी उस समय जो जब उधर पे उपले सूखते नहीं, इसके कारण क्या होता है कि गोबर को इकट्ठा कर लिया जाता है। अब गोबर को, हमारे यूपी की बात कर रही हूँ मैं, तो उसको गोबर को इकट्ठा करके किया जाता है, उसको भर के खेत में डाल दिया जाता है ताकि खाद वो बन जाए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कुछ इस प्रकार से चीजें चलती हैं। अब हम देखेंगे ज्वारी ऊर्जा। ज्वारी ऊर्जा नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा। ज्वार भाटा आपके कहाँ आते हैं, तो महासागर में आते हैं। तो ज्वारी ऊर्जा आपकी कहाँ पे मिलेगी, आपको बताइए आप लोगों को कि ज्वारी ऊर्जा कहाँ मिलेगी। तो ज्वारी ऊर्जा आपको महासागर के किनारे ही मिल जाएगी। अब देखिए, महासागरीय तरंगों का प्रयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। किसके लिए, जो महासागरीय तरंग है, आपने देखा होगा किस प्रकार से उठता है गिरता है। जो आपका महासागर उठता गिरता रहता है, वो जो तरंगे आती है तो उसको ज्वारीय तरंग, ज्वार भाटा कहते हैं। तो उसी से क्या होता है कि उसी से विद्युत उत्पन्न की जाती है, क्योंकि जब वो ऊपर से गिरता है ना जल, तो वो तेजी से गिरता है। अब तेजी से गिरेगा तो टरबाइन घूमेगी, और टरबाइन घूमेगी तो क्या है, टरबाइन घूमती है तो भाई वो तो क्या करती है, ऊर्जा उत्पन्न कर देती है। सकरी खाड़ी के आर पार बाढ़ द्वारा बनाकर बांध बना दिए जाते हैं, ठीक है। उच्च ज्वार में इस सकरी खाड़ी नुमा प्रवेश द्वार में एक क्या होता है, बाढ़ द्वार बनाए, यानी बड़े बड़े गेट बना दिए जाते हैं। अब क्या होता है कि पानी गेट के अंदर तो जाएगा, लेकिन वो बंद हो जाएंगे तो पानी क्या होता है, गेट के अंदर ही भर जाता है। अब वो जब भर जाएगा और द्वार बंद होकर बांध में ही रह जाता है, यानी जो द्वार बंद हो जाता है तो पानी अंदर ही रह जाता है। बाढ़ द्वार यानी द्वार किसकी बात कर रहा है, गेट की बात कर रहा है। बाढ़ द्वार के बाहर ज्वार उतरने पर अब क्या होता है, वो धीरे धीरे
पानी पाइपलाइन के द्वारा नीचे आएगा बांध के पानी को इसी रास्ते पाइप द्वारा समुद्र की तरफ बहाया जाता है तो इसे ऊर्जा उत्पन्न कहते हैं। मतलब तो इसे क्या होता है, उत्पादक टरबाइन की ओर ले जाया जाता है। फिर क्या होता है, धीरे धीरे उस पानी को बहाया जाता है। अब पानी को पाइपलाइन के द्वारा बहाया जाएगा तो वो टरबाइन पर गिरता है, टरबाइन पे गिरेगा, टरबाइन घूमेगी। ठीक है, और ये चीजें आपको कहाँ मिलेंगी, तो ज्वारीय ऊर्जा की अगर आप बात करेंगे तो भारत में खंबात की खाड़ी में, कच्छ की खाड़ी में तथा पश्चिमी तट पर गुजरात में और पश्चिम बंगाल में सुंदरवन डेल्टा में ये चीजें आपको मिलेंगी। क्या, ज्वारीय तरंगों से ऊर्जा उत्पन्न आपको इन्हीं पे मिलेगी। कहाँ पे, खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, पश्चिम गुजरात और आपका क्या है, आपका पश्चिम बंगाल में सुंदरवन। अब हम बात करेंगे भूतापी ऊर्जा। भूतापी यानी भूमि के द्वारा। ठीक है, तो ये क्या होता है, अगर आप भूमि के अंदर की साइड जाएंगे तो क्या है, टेम्परेचर बढ़ता है। तो वही चीज आपकी देखिए, पृथ्वी के आंतरिक भागों में ताप का प्रयोग कर उत्पन्न की जाने वाली विद्युत को क्या कहते हैं, हम भूतापी ऊर्जा कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, भूतापी ऊर्जा, क्योंकि ये भूमि से प्राप्त की जाती है। नीचे की साइड, अगर हम भूमि की नीचे की साइड जाएंगे तो क्या होगा, नीचे की साइड जाएंगे तो क्या होगा, नीचे की साइड क्या होता है कि उधर पर टेम्परेचर रहता है तो उसको हम भूतापी ऊर्जा कहते हैं। अब देखिए आगे, भूतापी ऊर्जा इसलिए अस्तित्व में होती है क्योंकि बढ़ती गहराई के साथ पृथ्वी प्रगामी ढंग से तप्त होती है। जैसे ही हम गहराई में जाएंगे तो पृथ्वी क्या है, आपको तपने लगेगी। जहां भी भूतापीय प्रवणता अधिक होती है वहां उथली गहराइयों पर भी अधिक तापमान पाया जाता है, वहां पे आपका तापमान ज्यादा मिल जाएगा। ऐसे क्षेत्रों में भूमिगत जल चट्टानों में ऊष्मा का अवशोषण कर तप्त हो जाता है। फिर उधर पे क्या होता है कि उधर पे टेम्परेचर रहेगा तो जो भूमिगत जल यानी भूमि के नीचे का जल होता है क्या कहता है, अपने आप तप्त हो जाता है। अभी तप्त हो जाता है, तप्त होने के कारण क्या करेगा बताइए, तप्त होने के कारण पृथ्वी की सतह की ओर उठेगा, क्योंकि जब गर्म करेंगे अब तो क्यों ऊपर की साइड गैस उठने लगता है, भाप भी देता है और बुलबुले छोड़ के ऊपर भी आता है। तो वही चीज है, जैसे ही जैसे ही जल आपका गर्म होता है तो वो ऊपर की साइड उठता है, अब ऊपर की साइड उठेगा और भाप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार है आपका, जैसे आप गैस पर पानी चढ़ा देते हैं, इसी भाप का उपयोग टरबाइन को चलाने, अब वो भाप आपकी गर्म होती है तो जब वो टरबाइन पे पड़ती है तो टरबाइन तेजी से फिर घूमती है। ठीक है, विद्युत उत्पन्न उससे की जाती है। अब देखिए, भारत में सैकड़ों गर्म पानी के चश्मे हैं, ठीक है, जिनका विद्युत उत्पादन में प्रयोग किया जाता है। भूतापीय ऊर्जा के दोहन के लिए भारत की 2 प्रायोगिक परियोजनाएं शुरू की गई हैं। एक आपकी हिमाचल प्रदेश में मणिकरण के निकट पार्वती घाटी में स्थित, कौन सी परियोजना, मणिकरण के निकट पार्वती घाटी में, और दूसरी आपकी लद्दाख में पूगा घाटी में। ये जो 2 परियोजनाएं आपकी भूतापीय के लिए हैं। अब देखिए, ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण। अब हमने ऊर्जा संसाधन तो देख लिया, हमें संसाधनों का संरक्षण भी तो करना होगा। कोई भी चीज है उसका देखरेख अगर हम नहीं करेंगे तो वो चीज आपकी समाप्त होगी या बर्बाद होगी। ठीक है, आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है। यानी अगर हमें आर्थिक विकास करना है तो हमें ऊर्जा की आवश्यकता तो पड़ेगी। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के प्रत्येक सेक्टर कौन कौन सा है, चाहे कृषि सेक्टर हो, चाहे आपका इंडस्ट्री हो, चाहे परिवहन हो, चाहे वाणिज्य हो, चाहे आपका घरेलू आवश्यकता की पूर्ति के संसाधन हो। ठीक है, सबके लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता रहती है। क्या हो गया ये, देखिए इधर पे देखिए, स्वतंत्रता 1947 के बाद की बात कर रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात क्रियान्वित आर्थिक विकास की योजना को चालू रखने के लिए ऊर्जा की बड़ी मात्रा की आवश्यकता थी। यानी अगर हमें आर्थिक विकास करना है तो हमें ऊर्जा चाहिए, तो ऊर्जा की बड़ी मात्रा की आवश्यकता थी, यानी बड़ी मात्रा में हमें ऊर्जा चाहिए आर्थिक विकास के लिए। फलस्वरूप पूरे देश में ऊर्जा के सभी प्रकारों का उपभोग धीरे धीरे बढ़ रहा है। यानी धीरे धीरे क्या हो रहा है, उसका उपभोग बढ़ रहा है। आगे देखिए, इस पृष्ठभूमि में ऊर्जा के विकास के सतत पोषणीय मार्ग के विकास की तुरंत आवश्यकता है। अगर हम बात करेंगे तो हमें क्या है कि पृष्ठभूमि में ऊर्जा के विकास के सतत पोषणीय मार्ग के विकास करने की तुरंत आवश्यकता है, यानी उसका सतत पोषणीय विकास जो है उसकी हमें आवश्यकता है। ठीक है, और क्या है, ऊर्जा संरक्षण की प्रोन्नति और नवीनकरणीय ऊर्जा संसाधनों का बढ़ता प्रयोग सतत पोषणीय ऊर्जा के 2 आधार हैं। एक क्या है आपका कि जो नवीनकरणीय में क्या होता है, अगर आप नवीनकरणीय ऊर्जा का उपयोग करते हैं तो उससे हमें प्रॉब्लम ज्यादा नहीं पड़ती है, क्योंकि नवीनकरणीय ऊर्जा आपकी खराब भी नहीं होती, मतलब कभी समाप्त नहीं होती है, और इससे हमारा पर्यावरण भी संरक्षण रहता है। तो इससे हम ऊर्जा का क्या कर सकते हैं, इसका संरक्षण हम कर सकते हैं। वर्तमान में भारत विश्व के अल्पतम ऊर्जा दक्ष देशों में गिना जाता है। हमें ऊर्जा के सीमित संसाधनों के न्यायसंगत उपयोग के लिए सावधान पूर्वक उपागम अपनाना होगा। यानी हमें न्यायसंगत करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि हम उसको फालतू को बर्बाद करें। उदाहरण के लिए देखिए, एक जागरूक नागरिक के रूप में हम यातायात के लिए निजी वाहन की अपेक्षा सार्वजनिक वाहन का उपयोग करें। यानी अगर हम एक जागरूक नागरिक हैं तो देखिए, गाड़ी
गाड़ी हमारे भाई 4 पहिया गाड़ी, उसमें कम से कम कितना 5-6 लोग आ सकते हैं, लेकिन अब तो बिल्कुल एक कलेक्टर की तरह वो अकेले बैठ के जाएंगे, क्योंकि वो हमारी गाड़ी है। लेकिन उससे आप लोग बताइए, जब उसमें 6 सीटें हैं और अगर आप अकेले बैठ के उसमें जाते हैं तो क्या है, ये आपकी ऊर्जा की बर्बादी नहीं है कि 6 लोग जा सकते हैं और आप लोगों को क्या है कि आप लोगों को क्या करना है, उसमें अकेले बैठना है, तो उससे डीजल पेट्रोल तो आपका बढ़ेगा ना, डीजल पेट्रोल जलेगा तो क्या है, ऊर्जा की बर्बादी ही है। तो इससे अच्छा आप निजी साधन का उपयोग ना करके आप सार्वजनिक वाहन का उपयोग करें तो अच्छा रहेगा। जब प्रयोग ना हो रही वो बिजली बंद करके, और क्या है जो प्रयोग बिजली है, कुछ लोग क्या करते हैं, पंखा चल रहा तो चल रहा, बल्ब जल रहा तो जल रहा, कोई दिक्कत ही नहीं है, टीवी चल रही कोई देखे या ना देखे, कुछ लोग इस प्रकार से करते हैं, ठीक है। तो उस समय क्या करना है, हमें बिजली को बंद कर देना है। तो इससे क्या होगा, बिजली बचत होगी, ठीक है। विद्युत बचत करने वाले उपकरणों के प्रयोग से तथा गैर परंपरागत ऊर्जा साधनों के प्रयोग से और जो आपके गैर परंपरागत ऊर्जा साधनों के प्रयोग से हम अपना छोटा योगदान दे सकते हैं। और अगर हम परंपरागत को ना यूज करके हम गैर परंपरागत को यूज करेंगे तो हम अपना छोटा सा योगदान इसमें संरक्षण में दे सकते हैं। आखिरकार ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा उपदान है, यानी अगर हम ऊर्जा की बचत करते हैं तो हम उसको उत्पादन कर रहे हैं। क्या करें, हम उसका उत्पादन करें। अगर हम उसकी बचत करते हैं तो समझिए आप उसका खुद में ही उत्पादन कर रहे हैं ऊर्जा का, ठीक है। तो ये लाइन याद रखिएगा, ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। तो चैप्टर आपका समाप्त होता है। चैप्टर का बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट था, ठीक है। और क्वेश्चन आंसर की आप लोग टेंशन मत लीजिए, बहुत ज्यादा आप लोगों के मैसेज आते हैं, भाई आंसर चाहिए, क्वेश्चन के आंसर चाहिए, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, पहले इसका थ्योरी करते जाइए जितना आपको आता है। तो मैंने आपको बार बार बोला स्क्रीनशॉट लेके आप इसको करिएगा, ठीक है। और इसके अलावा आप लोगों को क्या करना है, मैंने आपको बोला था क्वेश्चन आंसर मैं आपको करा दूंगी, ठीक है। और वैसे भी आपके जो एग्जाम होते हैं, जो आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम होते हैं, उसमें आपको क्या है लिखित में, तो आपको क्या है उसमें बड़े बड़े आपके ऐसे वगैरह तो लिखने के लिए देते नहीं है, इस प्रकार से आपके ऑप्शनल आते हैं। तो आपको इसमें से चीज़ों को छांट के आप लोगों को अलग करना है कि कौन कौन चीज़ आपका पूरा चैप्टर इतना वो नहीं है कि पूरा चैप्टर आपको बोल देगा कि भाई क्लास 10th का 5वां चैप्टर पूरा लिखो उसमें पेपर में, तो ऐसा तो है नहीं, ऐसे एग्जाम तो क्वेश्चन आपके देते नहीं है, ठीक है। वो बात अलग है कि आप स्टेट पीसी या यूपीएससी की कोचिंग, वो स्टेट पीसी या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें बात अलग है कि आपके पूछे जाते हैं ऐसे में, ठीक है। लेकिन आपके अगर आप वनडे एग्जाम देते हैं एसएससी बैंक वगैरह का, तो उसमें ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं कि आपको बहुत सारा ऐसे लिखना है, उसमें आपका क्या है सीधे ऑप्शनल वाले आपको क्वेश्चन इस प्रकार से मिलते हैं, तो आप आराम से उसको कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा और ये आपका चैप्टर इधर पर समाप्त होता है। आपका 5वां चैप्टर समाप्त हो गया। अब हम मिलेंगे कल 6 नंबर चैप्टर के साथ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका 6 नंबर, उसको देखिएगा, कल मैं उसका वीडियो आपको डालूंगी। और अगर आप वीडियो पर नए हैं और वीडियो को अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं, अगर अभी तक आप वीडियो पर हैं तो ऐसा तो है नहीं कि अगर आप वीडियो पर अभी तक हैं तो ऐसा तो है नहीं कि आपको चीज़ें समझ में ना आई हो। चीज़ें समझ में आई तो प्लीज़ करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके और आपको वीडियो को शेयर कर देना है ताकि जरूरतमंद लोगों तक चीजें पहुंचे। और अब मिलेंगे हम कल 6 नंबर चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।